हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और हम अपने चैनल पर फिलहाल HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं और उसी के संदर्भ में यूनिट नंबर 7 की मैं आज से शुरुआत कर रही हूं। तो दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अभी तक मैंने क्या क्या पढ़ाया है उसके लिए मैंने अभी एक पोस्ट डाली थी चैनल पर। और क्योंकि मेरे पास कमेंट आया था कि मैम जो आपने वीडियो पढ़ा रखी है उनका लिंक शेयर कर दें, तो बेटा मैंने अभी एक पोस्ट डाला था। उस पोस्ट में मैंने बताया है कि यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 6 हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके साथ ही साथ भारतीय काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र ये भी कंप्लीट हो चुका है। तो इन सभी वीडियोस का लिंक मैंने डाल रखा है, अभी मैंने पोस्ट किया था, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और यूनिट नंबर 7 की मैं अभी शुरुआत कर रही हूँ। और यूनिट नंबर 7 के अंदर आपके सिलेबस में 21 कहानियाँ दे रखी हैं। तो सबसे पहली कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें। HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है वो 1 जून को अभी डेट दी गई है और उसी के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। तो पहले स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होगा आपके लिए, तो आप स्क्रीनिंग एग्ज़ाम से संबंधित जो परीक्षा उपयोगी बातें हैं वो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। इस कहानी को लेकर, चंद्रदेव से मेरी बातें, तो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानी है, परीक्षा उपयोगी है। चंद्रदेव से मेरी बातें ये एक कहानी है और इस कहानी की जो लेखिका है राजेंद्र बाला घोष। अब यहाँ पर बंग महिला भी दिया हुआ है, कई बार ऑप्शन में बंग महिला भी आ जाता है और कई बार राजेंद्र बाला घोष। तो राजेंद्र बाला घोष का ही नाम बंग महिला है, आप याद रखेंगे, चाहे ऑप्शन में कुछ भी दे। तो यही आपको आंसर टिक करना है, चंद्रदेव से मेरी बातें। अब इस कहानी में लेखिका है और चंद्रदेव है, लेखिका चंद्रदेव से बातें करती हैं। तो इस कहानी को लेकर जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो आपके परीक्षा उपयोगी हैं, उनको हम पढ़ेंगे। और शुरुआत करती हूँ, तो पृष्ठभूमि देख लेते हैं। क्योंकि दोस्तों देखो, कहानी पढ़नी, अभी किस कहानी आपके सिलेबस में दे रखी है, ऐसे ही उपन्यास भी हैं, नाटक भी हैं, निबंध भी हैं, और एक एक उपन्यास तो 600-600 पेजों का है। तो कंप्लीट उपन्यास पढ़ना हमारे लिए इम्पॉसिबल है थोड़ा सा, क्योंकि अगर बहुत पहले से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो वो तो हो सकता है पढ़ लिया, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि एक एक आप रचना को पढ़ सकते हैं। तो मुख्य मुख्य बातें देखेंगे जो परीक्षा उपयोगी हैं। चंद्रदेव से मेरी बातें, इस कहानी की पृष्ठभूमि क्या है, पृष्ठभूमि मतलब मुख्य बात इसमें क्या बताई गई है। तो इसका प्रकाशन कब हुआ? 1904 में निबंध के रूप में इस कहानी का प्रकाशन हुआ था और सरस्वती पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ था। सबसे मुख्य बातें यहीं पर 3 प्रश्न बन जाती हैं कि चंद्रदेव से मेरी बातें ये कहानी कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1900 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1903 में जो है इसका कार्यभार महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने संभाल लिया था। तो सरस्वती पत्रिका 1904 ईस्वी में चंद्रदेव से मेरी बातें ये कहानी प्रकाशित हुई। और ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि ऐसी कौन सी कहानी है जो निबंध के रूप में प्रकाशित हुई थी। तो ये चंद्रदेव से मेरी बातें सबसे पहले कहानी के रूप में प्रकाशित न होकर एक निबंध के रूप में प्रकाशित हुई थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। क्योंकि ऐसा करने से, वैसे तो मैं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहती हूँ, लेकिन जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो और आप लोगों के तरफ से वीडियो को जब लाइक किया जाता है या अच्छे कमेंट्स आते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, ये जो पृष्ठभूमि हम पढ़ रही हैं, इसमें पत्रात्मक, ये जो कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें, ये पत्रात्मक शैली में लिखी कहानी है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस कहानी के दृष्टिकोण से ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि चंद्रदेव से मेरी बातें ये कहानी कौन सी शैली में लिखी गई है? तो पत्रात्मक शैली में लिखी गई है। अब पत्र क्या होता है? जैसे हम किसी को पत्र लिखते हैं, तो ऐसे ही लेखिका है ना चंद्रदेव को एक पत्र लिखती है और उससे, इसलिए इस कहानी को पत्रात्मक शैली में कहा गया है, पत्र के रूप में लिखी है, जैसे कि चंद्र मामा के पास ये एक पत्र भेज रही हूँ। भावदेव पांडे इसे हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी मानते हैं। अब आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि हिंदी की पहली कहानी कौन सी है, तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कहानी को हिंदी की पहली कहानी माना है, लेकिन जो भावदेव पांडे हैं वो हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी किसे मानते हैं? चंद्रदेव से मेरी
बातें। तो उम्मीद करती हूँ कि चंद्रदेव से मेरी बातें, जो ये कहानी है, ये बंग महिला के द्वारा लिखी गई, 1904 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई और निबंध के रूप में प्रकाशित हुई। ये एक पत्रात्मक शैली में लिखी गई और भवदेव पांडे इसे राजनीतिक कहानी, पहली राजनीतिक कहानी मानते हैं। ये तो था इसकी पृष्ठभूमि में। अब कहानी के भीतर कौन कौन से विषय आए हैं, मतलब इस कहानी में कौन कौन सी बातों पर प्रकाश डाला गया है, किन किन बातों को उजागर करने का प्रयास किया है लेखिका ने। ठीक है, तो कहानी के भीतर कौन कौन से विषय आए हैं? पक्षपात, कलकत्ता की बात, वाहन यानी कि चप्पल, एकता का सूत्र, परिवर्तन, ज्ञान विज्ञान, चिकित्सा, बिजली, तंत्र विज्ञान और कानून, इन सभी विषयों के बारे में बात की गई है इस कहानी के अंदर। याद कैसे रखेंगे? हमारे समाज में मान लो कलकत्ता से, यहीं से ले लेते हैं, कलकत्ता गए चप्पल पहनकर, ठीक है, कलकत्ता गए, किस वाहन का प्रयोग किया? चप्पल वाहन का प्रयोग किया। और कलकत्ता जाते क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। और कलकत्ता में क्या होता है? पक्षपात भी होता है, लेकिन लोग फिर भी एकता के सूत्र में बंधे रहते हैं। और वहाँ पर क्या है, कलकत्ता में आप गए तो आपको ज्ञान विज्ञान की नॉलेज मिली, चिकित्सा की नॉलेज मिली, बिजली के बारे में पता चला कि बिजली हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, तंत्र विज्ञान के बारे में भी आपने जाना और कानून के बारे में भी आपने पढ़ा। इस प्रकार से अगर आप याद करते हैं तो कभी भी आप नहीं भूल पाएंगे कि ये सब बातें मेन रूप से आप चंद्रदेव से मेरी बातें, इसमें एक ही बात याद रखें कि कलकत्ता की बात की गई है। कलकत्ता हम वाहन यानी कि चप्पल पहनकर जाते हैं, वहाँ पर परिवर्तन देखते हैं कि क्या हो रहा है, किस प्रकार से पक्षपात होता है, लेकिन फिर भी एकता के सूत्र में है। और इस तरीके से जैसे मैंने ये बताई तो सारी बातें आपको याद रह जाएंगी। अब प्रतिपाद्य क्या है? प्रतिपाद्य का मतलब क्या है कि मान लो इस अक्षर को समझे कि जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मेरा प्रतिपाद्य क्या है? पढ़ाने के पीछे मेरा उद्देश्य क्या है? कोई ना कोई हर मनुष्य का उद्देश्य होता है, कोई ना कोई बात वो कहता है तो उसके पीछे उसका प्रतिपाद्य होता है। तो इसी प्रकार से हमें समझना है कि यहाँ पर जो बंग महिला है उसका कहने का उद्देश्य क्या है, क्या प्रतिपाद्य है इस कहानी के पीछे। तो उपनिवेशवाद के शिकार भारत में, अब पता है भारत किसका उपनिवेशवाद था? ब्रिटेन का गुलाम था। के शिकार भारत में तत्कालीन आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक समस्याओं का वर्णन करते हुए वाइसराय लॉर्ड कर्जन और उनकी व्यवस्था पर करारा व्यंग्य किया है। लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था? 1905 में बंगाल विभाजन किया था। और लॉर्ड कर्जन एक बहुत ही निहायत मतलब निर्दयी व्यक्ति कह सकते हैं, ऐसा वाइसराय था जो भारत में आया था। और इसने क्या किया था? उस समय देश की जो व्यवस्था थी, चाहे वो आर्थिक व्यवस्था हो, चाहे राजनीतिक, चाहे सामाजिक, जो भी समस्याएं इसके कारण पैदा हो रही थी, उन्हीं पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है यहाँ पर बंग महिला ने। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि लॉर्ड कर्जन की जो व्यवस्था थी, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक जो समस्याएं थी उस समय, उन पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। लॉर्ड कर्जन ने सारी व्यवस्था अपने अनुरूप कर रखी थी जो उनके हित में थी, लेकिन भारतीयों के हितों का उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा। तो इस पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। ये कहानी चंद्रदेव को लिखे गए पत्र के रूप में लिखी गई है, जिसमें तत्कालीन गुलाम भारत की व्यवस्था और परिवेश पर व्यंग्य है। आप सभी को पता है कि भारत 1947 में आज़ाद हुआ, इससे पहले अंग्रेजों का गुलाम था। तो इससे पत्र में क्या कहा है? चंद्रदेव को लिखे गए पत्र के रूप में चंद्रदेव को एक पत्र लिखती हैं, और जिसमें उस समय, तत्कालीन मतलब उस समय जब ये कहानी लिखी गई थी, उस समय गुलाम भारत की जो व्यवस्था थी और जो परिवेश था, उस पर करारा व्यंग्य किया है इस पत्र के माध्यम से। अंग्रेजी सरकार की न्याय व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया है। रंग भेद एवं पक्षपात का चित्रण किया गया है। ठीक है, सरकारी मिशन और कमीशन की उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। सरकारी मिशन और कमीशन आते थे समय समय पर, जैसे 1935 में कमीशन आया, अलग अलग समय पर अलग अलग कमीशन ब्रिटेन से भारत आते रहे। और वो जो सरकारी मिशन था या जो कमीशन भारत आ रहे थे ब्रिटेन से, उनकी क्या उपयोगिता थी, यहाँ भारत पर क्या जरूरत थी उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाया है यहाँ पर लेखिका ने इस कहानी के अंदर। उच्च शिक्षित वर्ग की काठ के पुतलों से तुलना, कि इन्होंने क्या कहा लेखिका ने, बंग महिला ने, कि जो भारत के उच्च शिक्षित वर्ग था वो काठ की भांति, काठ की एक लकड़ी होती है ना, काठ होता है लकड़ी का,
तो उसकी भांति बिल्कुल चुपचाप उस न्याय को सहन करते रहते हैं। काठ के पुतलों की तुलना की है, जैसे कि पढ़ा लिखा समाज काठ की पुतली बन गया हो। भारत की दीनहीन व्यवस्था को देख लेने का आग्रह चंद्रदेव से। अब लेखिका कहती है कि चंद्रदेव, आप भारत में आए और भारत की इस दीनहीन व्यवस्था को देखें। प्रकृति से छेड़छाड़ पर व्यंग्य किया गया है, मसलन कलकत्ता आदि को देखकर, जैसे कि यहाँ पर उस कहानी का एक बात यहाँ पर बताई गई है। मसलन कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे। सुरेंद्र किसका है? इंद्र का पर्यायवाची है। कि अब लेखिका कहती है चंद्रमा को संबोधित करते हुए कि कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे निरी फीकी से जान पड़ती है। ठीक है, कलकत्ता को देखकर, कलकत्ता तो चकाचौंध था, उस समय का प्रसिद्ध शहर था, तो उन्होंने प्रकृति के साथ क्या छेड़छानी की है। कलकत्ता में आप सभी को पता है देश भर की सारी बिल्डिंग बनी हुई है। मनुष्य ने, इंसान ने अपने प्रयोग के लिए प्रकृति को तहस नहस कर दिया है, तो उसी को यहाँ पर दिखाने का प्रयास लेखिका ने किया है। कलकत्ता विश्वविद्यालय के विद्वानों पर भी व्यंग्य किया है। तो ये सारी बातें हैं जो यहाँ पर इन सब चीज़ों पर प्रकाश डालने का प्रतिपाद्य ये यहाँ है, लेखिका का प्रकाश डालने का प्रयास किया है। इस कहानी के माध्यम से इन तथ्यों को उजागर करने का प्रयास किया है। आगे है, इसमें पात्र कौन कौन से? पात्र बहुत पूछे जाते हैं, तो पात्र दो ही हैं, एक तो लेखिका स्वयं बंग महिला और चंद्रदेव। चंद्रदेव को ये पत्र के माध्यम से वार्तालाप करती है और देश की तत्कालीन जो सामाजिक, राजनीतिक, जो आर्थिक स्थिति है, जो वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई है, जो देश के पढ़े लिखे लोगों के द्वारा वो किस तरीके से काठ के पुतले की भांति बैठे हैं, ये सब दिखाने का प्रयास इस कहानी में किया है। प्रमुख उद्धरण का मतलब होता है, उद्धरण होते हैं कथन, यानी कि इस कहानी में जो कथन कहे गए हैं, जो महत्वपूर्ण कथन है, ये परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। कोई कथन देकर आपसे पूछा जा सकता है कि उक्त कथन किसका है, तो आपको बताना होगा। अब आपको पता है कि इसमें एक तो लेखिका है और एक चंद्रदेव हैं, दो ही हैं, दो के कथन मिलेंगे, तीसरा तो कोई पात्र ही नहीं है। तो दोस्तों ये उद्धरण तो अब इसमें तो कम है, ये छोटी ही थी ये कहानी, तो मैंने सारा पढ़ा दिया है और बता भी देती हूँ। आगे जो प्रमुख उद्धरण आएंगे उनको एक बार आप अपनी नज़र से निकाल लें। वैसे तो कितने कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध है, किस किस के उद्धरण आप याद करेंगे, एक बार अंडरस्टैंडिंग जरूर कर लें कि ये इस कहानी से, इस उपन्यास से है। ठीक है, भगवान चंद्रदेव, लेखिका कहती है भगवान चंद्रदेव को संबोधन करते हुए कि क्षमा कीजिए, आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ, तब परलोक बनाना कैसा। कह रहा कि आपको मृत्यु ही नहीं होती, आप लोगों की तो मृत्यु होती नहीं है, फिर आप परलोक क्यों बनाएंगे? परलोक मतलब दूसरा लोक आप क्यों बनाएंगे? ओहो, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। कह रहा कि जैसे इंसान पक्षपाती हैं, वैसे देवता भी अपनी जाति के पक्षपाती हैं। देखो न, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया। देखो, कह रहे कि किस प्रकार से चंद्रमा को अमृत देकर देवताओं ने उन्हें अमर कर दिया। तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करे तो आश्चर्य क्या है। यहाँ पर एक करारा व्यंग्य किया है कि जब देवता लोग यहाँ पर पक्षपात कर सकते हैं, तो फिर इस समाज में तो इंसान रहते हैं, तो इंसान अगर पक्षपात करते हैं तो फिर कोई बड़ी बात ही नहीं है। यहाँ पर लेखिका ये कहना चाहती है कि हमारे देश में पक्षपात आज से नहीं, शताब्दियों पहले से पक्षपात होता रहा है। यहाँ के जैसे देवता लोग हैं, उन्होंने भी चंद्रमा को अमृत देकर पिलाकर क्या कर दिया, अमर कर दिया। तो ये करारा व्यंग्य किया है। ठीक है, अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन यानी कि निवेदन पत्र हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज देवें। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो लॉर्ड कर्जन के पास क्या लिख दें, एक पत्र लिख दे। तो वो उद्धरण किसका था? ये लेखिका ने ये बात कही है चंद्रमा को संबोधित करते हुए। आशा है आपको आदरपूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे। आह्वान करना मतलब बुलाना, क्योंकि आप अधम भारतवासियों की भांति कृष्णांग तो है नहीं जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित हो उठेगी। कह रहे हैं कि हे लॉर्ड कर्जन, आप कृष्णांग तो है नहीं, कि आप काले तो है नहीं। यहाँ कृष्णा मतलब श्याम वर्ण और एक गौरांग मतलब गोरा वर्ण। तो यहाँ पर वर्ग भेद, रंग भेद पर भी करारा व्यंग्य किया गया है, जैसे कि हमने अभी प्रमुख प्रतिपाद्य के अंदर पढ़ा था। कह रहा है कि अगर आपको जरूर बुलाएंगे अगर आप एक पत्र लिखेंगे तो
आप अधम भारतवासियों की भांति कृष्णांग नहीं है, आप काले रंग के नहीं हैं, क्योंकि अंग्रेज कैसे थे, गोरे थे। तो जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गोरांग जाति कुपित हो उठेगी, करेगी आपको, हे करजन आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी क्योंकि आप गोरे हैं और आपकी गोरी जाति है, आपको अच्छी नौकरी देने पर कुछ नाराज भी नहीं होगी। ठीक है, मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बन के आवेंगे तब आपको किसी कमीशन का मेंबर तो नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देंगे, क्योंकि लॉर्ड कर्जन को कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं। लॉर्ड कर्जन ही बार बार कमीशन यहाँ पर भिजवा रहे थे, ठीक है, और आयोग बना रहे थे, मिशन भी चालू कर रहे थे। तो ये सारे बंग महिला के ही कथन हैं। नेक्स्ट है, मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण प्रभ भारत को उतनी दूर से भली मानती न देख सकते होंगे। यहाँ पर चंद्रमा को संबोधित करते हुए कहती है लेखिका कि लगता है कि आपकी नेत्र ज्योति क्षीण पड़ गई है, क्योंकि आधुनिक भारत की जो संतान है, जो लड़कपन है, वो चश्मा लगाने लगी है छोटी सी उम्र में ही। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण करें कि आपकी नेत्र ज्योति थोड़ी क्षीण पड़ गई है, इसलिए भारत की दीनहीन और जो क्षीण दशा है शायद आपको इतनी दूर से दिखाई नहीं देती है। जिस व्योम वासिनी, व्योम मतलब अंबर, व्योम वासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति को साहस नहीं हो सकता, वहीं आज पराये घर में आश्रिता नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि वह चूं तक नहीं कर सकती। क्या करे बेचारी के भाग्य में विधाता ने दास वृत्ति ही लिखी है। यहाँ पर स्त्रियों की दशा का वर्णन किया, कितना अच्छा वर्णन किया है। देखो, इसमें समझाने का ऐसा कुछ भी नहीं है। अब नेक्स्ट उद्धरण है, अब भारत में न तो आपके और न आपके स्वामी भुवन भास्कर, ये भी सूर्य मासे के वंशधरों का साम्राज्य है, करे कि सूर्यवंशियों का ही साम्राज्य रहा है, और न अब भारत की वह शस्य श्यामलता स्वर्ण परसुता मूर्ति ही है। अब तो आप लोगों के अज्ञात एवं एक अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस विशाल भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। मतलब ये उन पर कहा है कि अंग्रेज लोग ही भारत का जो विशाल भारतवर्ष का जो राज्य वैभव है उसे भोग रहे हैं। गौरांग यहाँ पर अंग्रेजों को कहा है। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप में किया वह सब इन्हीं विद्या विशारद गौरांग प्रभुओं के कृपा कटाक्ष का परिणाम है। अब यहाँ पर गौरांग यानी कि अंग्रेजों ने जो विद्या की नीति यानी कि जो शिक्षा नीति यहाँ पर बनाई थी उस पर प्रकाश डाला है। यूँ तो यहाँ प्रतिवर्ष पदवी दान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधरों में जो 2-4 राजा महाराजा नाम मात्र हैं भी वे काठ के पुतलों की भांति हैं। जैसे उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं वैसे ही वे नाचते हैं। वे इतनी भी जानकारी यहाँ पर जो हमारे देश के राजा लोग थे, कई बहुत सारे ऐसे थे जो अंग्रेजों की चमचागिरी करते थे, उस पर प्रकाश डाला गया है। देखो यहाँ पर दिया हुआ है, देसी राजाओं की रीढ़ विहीनता का वर्णन, मतलब वो अपने एक बात पर अड़िग नहीं थे, जिधर अपना मतलब सत्ता दिखता था उधर ही अपना पासा पलट लेते थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये उनका व्यंग्य किया है। एक उससे पहले वाले में स्त्री दशा पर प्रकाश डाला था। नेक्स्ट है, हरिपदो भैदवा त्रिलोक्य पावनी सुरसरी के भी खोटे दिन आए हैं। सुरसरी मतलब नदी, हमारी गंगा नदी, वह भी अब स्थान स्थान में बंधन ग्रस्त हो रही है। उसके वक्ष स्थल पर जहाँ तहाँ मोटे वृहदाकार खंभ गाड़ दिए गए हैं। जैसे गंगा पर बन रहे पुलों और बांधों के मार्फत आधुनिक विकास की आलोचना की है कि गंगा को भी नहीं छोड़ा है लोगों ने, उस पर भी यहाँ पर बताया नहीं था कि प्रकृति का विध्वंस दिखाया गया है कि किस प्रकार से कलकत्ता में अपने उसके लिए अपने मतलब की पूर्ति के लिए प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की है। उसी के संदर्भ में ये सारी बातें बताई गई है। कलकत्ता आदि को देखकर देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे, ये तो पहले ही आ चुका है। यहाँ पर प्रकृति से छेड़छाड़ पर व्यंग्य किया गया है, ये मैं बता चुकी हूँ। भ्रमण करने को आए तो अपने फैमिली डॉक्टर धनवंतरी का ये वैद्य इसमें ज़्यादा नाम आता है। धनवंतरी महाशय को और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त जी को साथ अवश्य लेते आए। आशा है धनवंतरी महाशय यहाँ के अंग्रेजी डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा लाभ कर सकेंगे।
यहाँ के इंडियन पिनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त जी महाराज अपने यहाँ दंड विधि कानून को बहुत कुछ सुधार सकते हैं। यहाँ पर सॉरी किस पर करारा व्यंग्य डाल किया है इस यहाँ पर बंग महिला ने अंग्रेजी डॉक्टरों और ब्रिटिश की जो न्याय व्यवस्था थी उस पर इसके माध्यम से करारा व्यंग्य किया है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और अगली कहानी हम पढ़ेंगे दुलाई वाली, ये भी बंग महिला की ही कहानी है। तो आज की वीडियो आपको दोस्तों कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप इसी तरीके से और भी आगे जल्दी जल्दी वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताएं कि मैम इसी प्रकार से आप पढ़ाते रहें। तो धन्यवाद दोस्तों एक बार फिर से, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।